हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है। रियो जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में हम देख रहे थे। तो हम देखा था एमडीजीज जो थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसके बाद एसडीजी आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। देखिए, ये जो सतत विकास लक्ष्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इस इनके बारे में तो लिख ही सकते हैं। अगर आ रहा है कोई भी कि हमें आगे जैसे इन्वायरमेंट में के लिए हमें सतत विकास लक्ष्यों को अपनाना चाहिए, या इन्वायरमेंट में गरीबी वगैरह दूर करने के लिए हमें सतत विकास लक्ष्य अपनाना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इनको लिख सकते हैं। तो ये सजेशन है कि आप इन्हें रट लीजिए। तो सतत विकास लक्ष्य के तहत 17 नए लक्ष्य आए, ठीक है। 17 नए गोल थे 2015 के पश्चात विकास का संयुक्त राष्ट्र एजेंडा, ये हम देखेंगे। तो मैंने आपको जो बताया था कि रियो जो +10 हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, उसमें आए थे एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद रियो+20 जो हुआ था 2012 में, उस पर एसडीजी की बात हुई थी। तो आगे देखते हैं। 2015 के पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 70वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए, जब हमारा क्या हुआ कि 2015 के बाद जो हमारे विकास एजेंडा था उसको अपनाने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 70वां जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। एसडीजी 2030। अब सहस्राधि विकास लक्ष्य एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेंगे। तो क्या है कि जो एमडीजी थे उसकी जगह क्या है, एसडीजी आ गए। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 सालों में गरीबी और भूख को समाप्त करना और लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो इन लक्ष्यों ये जो सतत विकास लक्ष्य है इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि आगे की जो 15 साल हैं उसमें हमें गरीबी और भूख को समाप्त करना है, लिंग समानता सुनिश्चित करनी है, ठीक है। इसके अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया, ठीक है। तो इसने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी तो क्या है, इन्होंने नई रूपरेखा अपनाई कि इसका था अपनी दुनिया में बदलाव, ठीक है, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा, ये इन्होंने अंगीकार किया। इससे अगले 15 सालों के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए, ठीक है। तो 17 लक्ष्य थे इंपॉर्टेंट। तो क्या थे, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 सतत विकास 17 विकास लक्ष्य। तो क्या थे हमारे 17 विकास लक्ष्य 2030 तक के लिए। तो पहला था गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में से समाप्ति, ठीक है। अब मैंने इनको थोड़ा सा एक स्टोरी बना के याद किए थे, मैं अभी आपको बता दूंगी। अगर आपको ऐसे याद हो रहे तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो मैंने एक स्टोरी बनाई थी वो भी आपको मैं बता दूंगी। तो पहला था कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति, ठीक है, नो पॉवर्टी। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, ठीक है। तो सेकंड था ज़ीरो हंगर। ये शॉर्ट में भी इनके नाम है तो आप देख सकते हैं, वो भी इंग्लिश में सब जगह दिए होते हैं। तो पहला है गरीबी को समाप्ति करना, सेकंड भूख की समाप्ति करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, थर्ड सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ाना। तो थर्ड क्या है, हेल्थ से जुड़ा है। अच्छा, मैंने एक स्टोरी इसकी बनाई थी तो याद करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी। वो स्टोरी ऐसी बनाई थी कि देखिए, एक बहुत गरीब व्यक्ति आया, ठीक है। पहला गोल गरीबी की समाप्ति। फिर क्या था कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो भूख की समाप्ति। थर्ड क्या कि वो उसे गरीब था, भूख लगी हुई थी और वो बहुत बीमार था, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड थर्ड गोल। फोर्थ गोल है समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। तो फोर्थ है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है कि सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना, ठीक है, सीखने का अवसर देना। और फिफ्थ है लैंगिक समानता समाप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। तो सब में क्या है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, फिफ्थ है, ठीक है। और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। सिक्स्थ में सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो सभी के लिए क्या है, साफ पानी हो, है ना, आगे तक के लिए उन्हें मिलता रहे। सात, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो सस्ती टिकाऊ, ठीक है, सबको ऊर्जा सबकी उस तक पहुंचो। आठवां, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास पूर्ण और उत्पादन रोजगार में बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। तो एट्थ है कि सभी को क्या है, आर्थिक विकास हो सतत, ठीक है,
और क्या है, सबको रोजगार मिल सके, ये सब। 9 है लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, बुनियादी ढांचा हो और सतत औद्योगिकीकरण हो, ये सब। ठीक है। 10 है देशों के मध्य और भीतर असमानता को कम करना। तो देशों के मध्य और भीतर क्या है, असमानता को कम करना। 11 है सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर या मानव बस्तियों का निर्माण करना। 11th गोल है कि हमें सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर बनाने हैं और मानव बस्तियां। 12 है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है, स्थायी खपत हो, उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 3rd है, मैं अभी आपको इनको अपनी स्टोरी भी बता दूंगी। 13 है जलवायु परिवर्तन, उनके प्रभावों को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करना। 14 है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। देखिए, स्थायी सतत विकास का मतलब होता है कि हम उनका ऐसे यूज़ करें कि अभी भी ये उपलब्ध हो और आगे की पीढ़ी के लिए भी वो उपलब्ध रहें। ऐसा नहीं कि हम पूरा यूज़ कर ले और ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब होता है सतत विकास। ठीक है। 15 सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। ठीक है, तो इस बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो 16 है वो इधर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, वो है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 17 है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन में साधनों को मजबूत करना। ये दोबारा रिपीट हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको इनको याद करने का तरीका जो मैंने करा था वो बता देती हूँ। तो देखिए, ये गोल्स हमारे शॉर्ट में दिए हुए जो अभी मैंने बताए थे, मैंने इनके लिए एक स्टोरी बनाई थी याद करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। उस स्टोरी को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मली याद हो रहा हो तो आप वैसे कर लेना। तो देखिए, पहला है नो पॉवर्टी। तो मैंने ऐसी स्टोरी बनाई थी कि एक बहुत गरीब व्यक्ति आया, ठीक है, पॉवर्टी। ठीक है। सेकंड क्या, ज़ीरो हंगर। तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो वो हंगर सेकंड हो गया। थर्ड क्या था, वो बहुत बीमार थे, तो वो गुड हेल्थ और वेलबींग थर्ड से रिलेट हो गया। और वो क्या है, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो फोर्थ हो गया क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब रिलेट किया मैंने उसे। फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जो भी वैसे ही थी। ठीक है, मतलब पढ़ी वढ़ी नहीं थी, तो वो जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ में क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और उनको क्या है, बहुत प्यास भी लगी हुई थी, उन्हें पानी भी नहीं पिया था बहुत दिन से, तो वो सिक्स्थ हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवन क्या था कि उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी, तो वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सेवन रिलेटेड हो गया। एट्थ क्या है, तो मैंने क्या मतलब ऐसे स्टोरी बनाई कि हमने क्या किया, उन्हें एक जॉब दिला दी। ठीक है, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, एक जॉब दिला दी। और कहाँ पे, इंडस्ट्री में दिला दी, तो उससे इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेट हो गया। फिर क्या था, उससे क्या, उनकी बेटी स्कूल जाने लगी, तो वो रिड्यूस इनइक्वालिटी 10 से रिलेट हो गया। 10 साल की थी वो, स्कूल जाने लगी, तो इससे रिड्यूस हो गई इनइक्वालिटीज़। 11 क्या था, सस्टेनेबल सिटी एंड कंजप्शन। तो वो लोग क्या है, फिर जाके सिटी में रहने लगे, बड़ी सिटी में। ठीक है, तो उससे 11 सिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ से रिलेटेड हो गया। फिर क्या है, 12 है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो फिर उनको क्या है, वो अच्छे से उन्हें खाने पीना मिलने लगा, सारी चीज़ें मिलने लगी, तो सस्टेनेबल कंजप्शन से रिलेट हो गया। तो हमारा 12 रिलेटेड था कि वो फिर अच्छे से क्या है, सब कंजप्शन करने लगे, मतलब उन्हें सारी चीज़ें खाने पीने और सब मिलने लगी, तो सस्टेनेबल कंजप्शन उससे हो गया। 13 है क्लाइमेट एक्शन। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने मतलब, तो वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड हो गया। लाइफ 14 है लाइफ बिलो वाटर। उन्हें देखा कि सुनामी आ गई, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने से, तो उससे ऐसी स्टोरी है। तो फिर वो क्या है कि वो 14 हो गया लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, बहुत सारी सुनामी आ गई, मछली वछलियाँ बाहर आ गई तट पे, तो लाइफ बिलो वाटर। फिर क्या हुआ कि फिर उन्हें बुरा लगा, तो वो जाके जंगल में रहने लगे। ठीक है, तो 15 हो गया लाइफ ऑन लैंड, जंगल में रहने लगे। फिर क्या है, 16 है पीस एंड जस्टिस। तो उन्हें जंगल में बहुत शांति मिली, पीस एंड जस्टिस रिलेटेड हो गया। 17 क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। उन्होंने वहाँ की जो ट्राइब्स थी उनके साथ क्या है, पार्टनरशिप कर ली, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये मैं एक स्टोरी बना के सारे याद किया। आप 2-3 बार स्टोरी रिपीट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कौन सा किससे है, तो आपको याद हो जाएगा। और वैसे याद करने जाएंगे तो भूलेंगे। तो ये मेरा तरीका था, आप बताना आपको कैसा लगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन पर जो विभिन्न इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए। ठीक है, वो उनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ हुए और उनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषताएं थी। तो पहला देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी के जो भी
सम्मेलन हुए उनको। COP3 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, तीसरा सम्मेलन UNFCCC का, तो वो क्योटो में हुआ जापान में 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे आता रहता है। तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो जो इनकी विशेषताएं थी, ये UNFCCC से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्य समझौता है जो औद्योगिकृत देशों पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है। तो ये क्या है कि UNFCCC जो है उसका उससे रिलेटेड क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय है और कानूनी रूप से बाध्य है, सबसे बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये बाध्य है, एक समझौता है जो भी मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है उन देशों पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या है, एक दबाव डालता है कि अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करें। अब देखिए ग्रीन हाउस क्या है, ये सब मैं पुराने वीडियोज़ में खूब अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो आप देखिएगा उनको। 11 दिसंबर 1997 को इसे स्वीकृति मिली, जबकि ये 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ। तो देखिए प्रभावी कब से हुआ, 2005 से। Annex 1 देशों, विकसित देशों के लिए पहली प्रतिबद्धता अवधि 5 वर्षों के लिए 2008 से 2012 के लिए थी, जिनमें उन्हें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% कटौती करना था। इसमें देशों को बांटा गया, Annex 1, Annex 2, Annex B, नॉन Annex 1, LDC, अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। तो जो Annex 1 कंट्री थी, मतलब उनमें रखा गया जो विकसित देश थे, उनको क्या करना था, 5 वर्षों में 2008 से 2012 के लिए उनका टाइमिंग था, उन्हें जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उनका जो एमिशन उत्सर्जन था वो 1990 के स्तर से, मतलब 1990 में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन था उससे क्या है अभी जो होता है 5.2% कटौती करना था, ठीक है। तो ये गैसें कौन सी थी, ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आती है, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, HFCs, परफ्लोरोकार्बन आती है, PFCs। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ अन्य प्रावधान जैसे स्वच्छ विकास संघ, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म तथा कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेडिंग का भी प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान भी किए गए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकते हैं ये कब किए गए, कार्बन ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज का वर्गीकरण, तो कैसे देशों को बांटा। Annex 1 कंट्रीज कौन थी, जो डेवलपमेंट कंट्रीज थी। UNFCCC के तहत पार्टीज जो कन्वेंशन के Annex 1 में सूचीबद्ध हैं, इसमें औद्योगिकृत विकसित देश एवं संक्रमण काल से गुजरने वाली अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित है, EITs, ठीक है। केंद्रीय रूप से नियोजित रूस, सोवियत और पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्था EITs हैं। यूरोपीय संघ 15, EU 15 भी एक Annex 1 की पार्टी है। तो Annex 1 में कौन से थे, जो विकसित देश थे, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करें, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, ठीक है। तो इसमें Annex 1 में वो कंट्रीज आ रही थी। इसके बाद क्या है, Annex 2 कंट्रीज कौन थी UNFCCC के तहत पार्टी जो कन्वेंशन के Annex 2 में सूचीबद्ध है। Annex 2 पार्टीज में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के सदस्य सम्मिलित है। Annex 2 पार्टीज में विकासशील देशों को उनकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल के प्रभाव को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। तो इसमें कौन सी आते हैं, इनमें Annex 2 में आती है जो OECD की कंट्रीज है। देखिएगा आप OECD की कौन सी कंट्री है, ये क्या है, अपने गूगल पे आप चेक करिएगा, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या था कि ये जो है इनको क्या है, जो विकासशील देश है उनको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए है वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की इनसे अपेक्षा की गई, ठीक है। अब Annex B में क्या आता है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर Annex B में सूचीबद्ध पार्टी Annex 1 पार्टी है, जिन्हें पहले या दूसरे दौर से क्योटो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के Annex B में कौन है, सूचीबद्ध पार्टीज या Annex 1 जो भी पार्टीज है वो आती हैं, जिन्हें क्या है पहले या दूसरे दौर से क्योटो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य प्रदान किए गए। नॉन एनेक्स कंट्रीज कौन है, तो नॉन एनेक्स कंट्रीज हैं UNFCCC के तहत वे पार्टीज जो इस कन्वेंशन के Annex 1 पार्टीज में सूचीबद्ध नहीं है। वे अधिकांशतः निम्न आय वाले विकासशील देश है। पर्याप्त रूप से विकसित होने पर विकासशील देश स्वेच्छा से Annex 1 में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वो देश आते हैं जो कि क्या है, विकसित नहीं है, मतलब विकासशील है, निम्न आय वाले विकासशील देश है, वो नॉन एनेक्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चाहे तो स्वेच्छा से Annex 1 में सम्मिलित हो सकता है, पर कोई देश नहीं होगा, क्योंकि क्या है फिर उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अल्पविकसित देश लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, इसमें 49 पार्टी सूचीबद्ध है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन में इनकी सीमित क्षमता के कारण संधि के तहत इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब जिस देश के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो मतलब जलवायु इतना ग्रीन हाउस गैस कम नहीं कर सकता ना, तो
इन्हें क्या है, एक विशेष दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे इन लोग को बांटा गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। इसके बाद के इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हुए वो हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सम्मेलन हुए नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि इंडिया इनमें से कौन में से आता है, Annex 1, Annex 2, नॉन एनेक्स, ठीक है, इन सब में किस में आता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।